देखिए शुरू करते हैं आज मोटरयान अधिनियम 1988। 23 तक पढ़ लिया था हमने इसकी धाराएं। धारा देखना था इसका 24 से देखना है इसका 24 में क्या दे रखा है। 24 में दे रखा है मध्यम यात्री मोटरयान। मध्यम यात्री मोटरयान। अब इसमें अपन ने देखना है कि क्या क्या शामिल है। मध्यम यात्री मोटरयान जो है उसमें जो है क्या क्या शामिल है। देखिए ये कहता है मध्यम यात्री मोटरयान से ऐसा कोई लोक सेवायान या प्राइवेट सेवायान या शिक्षा संस्था बस अभिप्रेत है जो मोटरसाइकिल, रूपांतरित यान, हल्का मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान से भिन्न है। ये क्या कह रहा है कि भाई मध्यम यात्री मोटरयान से कोई लोक सेवा यान इसमें शामिल क्या लिखा है, लोक सेवा यान इनसे भिन्न है। यान मतलब वाहन ही होता है। प्राइवेट सेवा यान, अगला कहता है शिक्षा संस्था बस, बस अभिप्रेत है। तो इनमें क्या क्या आता है, लोक सेवा यान आता है, प्राइवेट यान आता है और शिक्षा सेवा संस्था जो है बस आता है। इसमें कहाँ लिखा है, शिक्षा सेवा बस अभिप्रेत है जो मोटरसाइकिल, मतलब मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, रूपांतरित यान, हल्का मोटरयान या भारी यात्री यान मोटरयान से भिन्न है। मतलब ये चीजें इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन सी, मोटरसाइकिल, रूपांतरित यान, हल्का मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान से भिन्न, इनसे भिन्न है। तो कुल मिला के अपने इससे मतलब नहीं, अपने याद रखना है कि मध्यम यात्री मोटरयान में क्या क्या शामिल है। जो लोक सेवा यान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्राइवेट सेवा यान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या शिक्षा संस्था बस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं, ये मध्यम यात्री मोटरयान कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या शामिल नहीं है, इसमें क्या क्या शामिल नहीं है, इसमें मोटरसाइकिल शामिल नहीं है, रूपांतरित यान शामिल नहीं है, हल्का मोटरयान शामिल नहीं है या भारी मोटरयान शामिल से भिन्न है। इनसे भिन्न है तो वो इसके अंतर्गत आता है, मध्यम यात्री मोटरयान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला 25 में देखिए क्या कहता है। 25वां कहता है मोटर टैक्सी। 25वां क्या कहता है, मोटर टैक्सी को बताता है कि मोटर टैक्सी क्या है। इसमें लिखा है मोटर टैक्सी से ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। ये याद रखना है आपको, मोटर टैक्सी से ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर, काय पे, भाड़े पर चलाया जाता है या पारिश्रमिक पर, मतलब भाड़े से किराया लेके आपका या जो भी उसका खर्चा है पारिश्रमिक लेके, पर भाड़े या पारिश्रमिक, ये शब्द याद रखना है आपको, भाड़े पर या पारिश्रमिक पर जो चलाया जाता है और जिसमें कम से, इसमें लिखा है जिसमें अधिक से अधिक, अधिकतम लिख लीजिए, अधिकतम कितने सदस्य आ सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं, 6। ये भी याद रखना है, 6 यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर शामिल नहीं होता, ये तो याद ही रखना है। जिसमें अधिकतम कितने लोग आ सकते हैं, अधिकतम 6 लोग आ सकते हैं, ऐसा यान अभिप्रेत है। तो 25वां क्या कहता है, मोटर जिसमें अधिकतम 6 यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। तो बस इतना याद रखना है आपको, 6 जो संख्या है, इसमें अधिकतम लोग कितने आ सकते हैं, 6। और जो कैसे चलाया जाता है, भाड़े पर या पारिश्रमिक रूप पर चलाया जाता है। और जिसमें अधिकतम कितने व्यक्ति या यात्री कह लीजिए, अधिकतम कितने यात्री आ सकते हैं, अधिकतम 6 यात्री आ सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है, ये संख्या जो याद रखना है वो थोड़ा सा ये याद रखना है कि भाड़े पर या पारिश्रमिक पर चलाया जाता है और अधिकतम उसमें 6 व्यक्ति या 6 यात्री आ सकते हैं। ड्राइवर उसमें इंक्लूड नहीं होता, शामिल नहीं होता है ना। तो इसमें क्या है, मोटर, उसको क्या कहते हैं, मोटर टैक्सी कहते हैं। अब मोटर टैक्सी, टैक्सी लिखा है ना, तो टैक्सी कैसे चलती है, भाड़े पे चलती है। जब टैक्सी लिखा हो तो आप समझ जाए भाड़े की बात कह रहा है, पारिश्रमिक की बात कह रहा है, ठीक है ना। अब देखिए
26 का कहता है मोटर कार। 26 का है मोटर कार। मोटर कार क्या है, देखिए ये लिखा है, ये कहता है मोटर कार से परिवहन यान, बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या रूपांतरित यान से भिन्न कोई मोटर यान अभिप्रेत। इसकी निगेटिव परिभाषा दी गई है भाई। क्या निगेटिव परिभाषा दी गई कि मोटर कार में, मोटर में परिवहन यान मोटर, इसमें लिखा मोटर कार से परिवहन यान, बस, रोड रोलर, मतलब परिवहन यान उल्टी परिभाषा दी है इसकी निगेटिव, और परिवहन यान, बस, रोड रोलर, रोलर जो रोड को ठीक करता है, ट्रैक्टर, इसके अलावा क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल, कौन सा 26 में पढ़ने, हाँ मोटरसाइकिल, रूपांतरित यान, मतलब जो सब इनकी श्रेणी में नहीं आते, किन किन में, मोट परिवहन यान में नहीं आते, बस की श्रेणी में नहीं आते, रोड रोलर की श्रेणी में नहीं आते, ट्रैक्टर की श्रेणी में नहीं आते, या मोटरसाइकिल नहीं है, या रूपांतरित यान नहीं है, वो सारे वाहन क्या कहलाएंगे, मोटर कार कहलाएंगे। इस तरीके की इसमें परिभाषा दी गई है। जो परिवहन यान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है, परिवहन यान मतलब यात्री यान होते हैं वो, या बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और रूपांतरित यान की श्रेणी में नहीं आते, वो क्या कहलाते हैं, वो मोटर कार कहलाते हैं। तो उल्टी परिभाषा दी है, इसमें ऐसा स्पेशल नहीं लिखा कि मोटर यान क्या होता, बस इतना कहा है कि जो परिवहन यान की नहीं होता, जो बस नहीं होता, जो रोड रोलर नहीं होता, ट्रैक्टर नहीं होता, मोटरसाइकिल नहीं होता, या कोई रूपांतरित यान नहीं होता, ऐसा जो यान है वो क्या कहलाएगा, ऐसा जो यान है वो मोटर यान कहलाएगा। तो इसकी उल्टी निगेटिव परिभाषा दी गई है। तो जो इन श्रेणी में नहीं आता है वो मोटर कार की श्रेणी में माना जाएगा। इसके बाद देखिए 27, इधर लिख लेते हैं। 27 कहता है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल या साइकिल एक ही बात है, ठीक है। ये कह रहा है मोटरसाइकिल से दो पहियों वाला ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिसमें मोटर यान से संलग्न एक अतिरिक्त पहिए वाला साइड कार जो पृथक की जा सकती है सम्मिलित है, जो पृथक की जा सकती है सम्मिलित है। तो ये मोटरसाइकिल क्या कह रहा है, सबसे पहले मोटरसाइकिल का अर्थ क्या है, दो पहिया वाहन। ठीक है, मोटरसाइकिल क्या है, दो पहिया वाहन, ये याद, दो पहिया वाहन। ये याद रखना है कि मोटरसाइकिल क्या है, जिसमें दो पहिए रहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो मोटरसाइकिल क्या है, जिसमें दो पहिया रहते हैं। और जो इसमें कह रहा है कि एक जो पहिया होता है उसका यान से संलग्न, यान मतलब इस एक पहिया लिखा है, मोटरसाइकिल से दो पहियों वाला ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिसमें मोटर यान से संलग्न एक अतिरिक्त पहिए वाली साइड कार, मोटर यान से संलग्न, इसमें साइड में जो पहले, अभी तो नहीं लगाते लोग, पहले लगाते थे, आपने देखा होगा ना, मोटरसाइकिल के साइड में एक ट्रॉली टाइप की लग जाती थी जिसमें बैठते, तो कह रहा है वो भी इसमें शामिल है। साइड में जो लगने वाला जो होता है, साइड में मोटरसाइकिल के साथ जो अटैचमेंट किया जाता है वो भी मोटरसाइकिल के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें लिखा है मोटर यान से संलग्न एक अतिरिक्त पहिए वाली साइड कार लिखा है, साइड कार। पहले आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक लग जाती थी मोटरसाइकिलों के संग, तो इसमें मोटरसाइकिल में साइड कार भी संलग्न है, इसको माना गया है। तो मोटरसाइकिल क्या है, जो दो पहिया से चलती है पहली बात, और जो उसमें साइड कार लगती है वो भी इसमें शामिल है ना। तो साइड कार इसमें क्या है, शामिल है। ये मोटरसाइकिल की परिभाषा में उसकी साइड कार भी शामिल है जो जोड़ी जाती है। ठीक, अब देखिए 28, 28 कहता है मोटर यान या यान। ये थोड़ा लिखा है, मोटर यान या यान से कोई ऐसा यंत्र नोदित यान अभिप्रेत है
जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूल बना दिया गया है, चाहे उसमें नोडल शक्ति किसी बाहरी स्रोत से संचालित की जाती हो या आंतरिक स्रोत से। और इसके अंतर्गत चेसिस जिससे बॉडी संलग्न नहीं है और ट्रेलर भी है, किंतु इसके अंतर्गत पटरियों पर चलने वाला यान अथवा केवल कारखाने में या किसी सीमाबद्ध परिसर में उपयोग किए जाने के लिए अनुकूल बना लिया गया विशेष प्रकार का यान या 4 से कम पहियों वाला यान जिसमें 25 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता वाला इंजन लगाया गया है नहीं है। ये क्या कह रहा है भैया, एक मिनट, किसका मैसेज है? हाँ, बिल्कुल सही। साहिल जी कह रहे शोले फिल्म में देखा होगा इसने, आपने बिल्कुल सही है, शोले फिल्म में आपने देखा होगा साइड स्टैंड वो बगल में लगा हुआ वही है, ये मोटरसाइकिल की जो साइड कार है वही। ठीक है, तो मोटरयान देखिए ये बिल्कुल 28 का कहता है मोटरयान। ये कह रहा है मोटरयान या यान कोई ऐसा नोदित, ये बनाया हुआ मॉडिफिकेशन वाले की बात कह रहा है मोटरयान। ये जो 28 है मोटरयान या यान से कोई ऐसा यंत्र नोदित जो मैकेनिकली रूप से बनाया जाता है उस मॉडिफाई करके सड़कों पे चलने के लिए। इसमें कह रहा है चाहे उसको ऊर्जा अंदर से मिलती हो इंजन के रूप में या बाहर से मिलती हो, किसी भी प्रकार से मिलती हो, कुल मिला के ये एक तरीके से जुगाड़ की बात कह रहा है, जो जुगाड़ें बना ली जाती है ना। तो बस आप इतना याद रखें कि ये 28 जुगाड़ की बात कह रहा है, जो जुगाड़ बना ली जाती है और जो सड़कों पे चलती है। इसमें लिखा आंतरिक स्रोत से या बाह्य स्रोत से, चेसिस जिसके अंतर्गत चेसिस जिससे बॉडी संलग्न नहीं है और ट्रेलर भी है, ये जो बना लिया जाता है। कुल मिला के जो जुगाड़ की बात कह रहा है, बस आप इतना याद रखो, जुगाड़ की बात कह रहा है, जो जुगाड़ चलती ना अपने यहाँ उसी की बात कह रहा है कि जो भी बना ली जाती है जो जुगाड़ है, जो रोड पे गाड़ी के जैसे चलती लेकिन वो गाड़ी होती नहीं है, चाहे उसमें शक्ति कहीं से भी, चाहे इंजन लगा के या बाहर से किसी भी प्रकार से उसमें शक्ति आ रही हो, वो या मोटरयान या कौन सा है मोटरयान ये यान इसमें शामिल है। तो जो जुगाड़ बना ली जाती है ना, जो आपने जो गांव के लोग होंगे उन्होंने देखा हुआ इंजन से भी बन जाती है, जो पानी फेंकने का इंजन होता है ना उससे भी लोग बना लेते हैं, पहिया वैया लगा लिया और उसको चलाने के लिए यूज होता है। तो इस तरीके की जो जुगाड़ बनाई जाती है वो इसके अंतर्गत आती है, धारा जो 28 कह रहा है इसका उसके अंतर्गत आती है। लेकिन ये कह रहा है कि जो किसी निश्चित क्षेत्र में, जैसे आपने फैक्ट्री में काम करने के लिए या निश्चित एरिया में काम करने के लिए जो छोटी मोटी चीजें बनाई हैं जुगाड़ के रूप में, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो रोड पे जुगाड़ें चलती हैं वो उसकी बात कह रहा है कि उस तरीके की जो जुगाड़ें बनाई जाती है मैकेनिकली आपने बना लिया है जो गाड़ी के जैसे चलती है, वो इसके अंतर्गत आती है, 28 के अंतर्गत आती है। तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना जो जुगाड़ के रूप में इस्तेमाल की जाती, मॉडिफिकेशन करके बनाई जाती, मैकेनिकली रूप से बनाई जाती है, वो इसके अंतर्गत 28 के अंतर्गत आती है। अब देखिए 29 और देखिए 29 ओमनी बस को ही परिभाषित कर दिया है इन्होंने, ओमनी बस। हालांकि इतनी सारी परिभाषा है कि इसमें से ऐसा नहीं कि पूरी पूछेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है वही पूछी जाएंगी, काफी है, लेकिन हाँ एक बार अपन पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखिए ओमनी बस कह रहा है, ओमनी बस से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक यात्रियों का जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। तो ये संख्या वाला जो चीजें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ओमनी बस क्या कह रहा है कि जो 6 से अधिक, ओमनी बस से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक यात्रियों का जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित है। तो किससे अधिक, 6 से अधिक। बस ये संख्या जो है आपको याद रखना, ड्राइवर किसी में भी शामिल नहीं है, तो आपको तो पता ही है, इसलिए याद रखना है कि ओमनी बस क्या है, जो 6 से अधिक यात्रियों को वहन करने के लिए या उनको ले जाने के लिए बनी हुई है वो कहलाती। तो ओमनी बस में कितने बस संख्या थोड़ा सा याद रखना है बस आपको। ओमनी बस कौन सी है, जो 6 से अधिक यात्रियों का वहन करने के लिए बनी हुई है, ड्राइवर इंक्लूड नहीं है किसी में भी। तो ये तो आपको पता है कि ड्राइवर इसमें शामिल नहीं है। तो 6 से अधिक जो यात्रियों को ले जाने के लिए बनी हो वो क्या कहलाएगी, ओमनी बस की परिभाषा में आएगी। ठीक, अब देखिए 30 स्वामी की परिभाषा दी गई है। तीस कहता है स्वामी, ओनर। देखिए स्वामी कौन है। स्वामी तो आप जानते ही, इसमें लगा स्वामी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम से मोटरयान रजिस्टर्ड है।
सिंपल सी बात है, जिसके नाम पे भी गाड़ी रजिस्टर्ड होती है वो क्या कहलाएगा, उस गाड़ी का मालिक कहलाएगा, स्वामी कहलाएगा। और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क है वहां उस अवयस्क का संरक्षक अभिप्रेत है। और मान लीजिए कोई गाड़ी किसी अवयस्क के नाम है, इसमें लिखा अवयस्क के नाम रजिस्टर्ड है, तो उसका जो क्या है संरक्षक जो होता है वो क्या कहलाएगा, वो उस मामले में उसका स्वामी कहलाएगा। और उस मोटरयान के संबंध में जो अवक्रय करार या पट्टे के करार या अरवान के करार कर लिया गया है, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उस यान पर उस करार के अधीन कब्जा है। और मान लीजिए कोई ठेके पे दे दी जाती ना गाड़ियों को, आपने किसी को दे दिया चलाने, कंपनी वगैरह किसी व्यक्ति को, या फर्म में कहीं लगा दिया है, तो जिस व्यक्ति को भी आपने दिया, या कह लीजिए जिस व्यक्ति के भी कब्जे में वो गाड़ी है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, उसका स्वामी कहलाएगा। तो कौन व्यक्ति कौन कौन होगा इसमें स्वामी की परिभाषा में, एक तो रजिस्टर्ड व्यक्ति, एक तो कौन हो गया रजिस्टर व्यक्ति, मतलब जो रजिस्टर है उसके नाम, जिसके नाम रजिस्टर है वो व्यक्ति हो गया। दूसरा कौन हो गया, संरक्षक हो गया। तीसरा कौन हो गया इसमें, तीसरा कब्जे वाला व्यक्ति हो गया, कब्जा। तो ये तीन शब्द याद रखने हैं आपको कि तीनों जो लोग हैं, आप जैसी भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से, तो ये तीनों लोग स्वामी की परिभाषा में आते हैं। एक तो जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर है, ठीक है। दूसरा अगर नाबालिग है तो उसका संरक्षक। और तीसरा अगर आपने किसी को किराए भाड़े पे दे रखी है, दे देते ना, अपना करार हो गया कि किसी कंपनी में अपनी गाड़ी है, मान लो अपन गाड़ियों का काम करते हैं, अपन ने किसी कंपनी में किसी फर्म में कई जगह लगा दी है कि आप ही रखना, आप ही का ड्राइवर, आप ही के पास आपको मंथली पेमेंट करना है। तो ऐसे में जो उसका कब्जेदार है वो भी क्या माना जाएगा, वो गाड़ी का स्वामी माना जाएगा। तो बस आपको इंपॉर्टेंट क्या हुआ इसमें कि तीनों लोग व्यक्ति जो है, जैसी भी स्थिति होगी, है ना, जैसी भी स्थिति होगी वो गाड़ी के स्वामी समझे जाएंगे, जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर है ना। दूसरा अगर नाबालिग है तो उसका संरक्षक, और तीसरा अगर गाड़ी किसी के कब्जे में है तो वो। तो इसमें तीन लोग हैं, तो तीनों के तीनों क्या माने जाएंगे, स्वामी माने जाएंगे, जैसी भी स्थिति हो, है ना। अब देखिए 31 कहता है परमिट, कहाँ लिखा है, अभी जगह है, यहाँ देख लीजिए 31 परमिट को परिभाषा, ये परिभाषाएं थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी याद रखना, अब ये भी याद रखना, और ये भी याद रखना ओमनी बस जो 6 पहिए जो जहाँ संख्या आ रही है ना, वो सारी परिभाषाएं आपको याद रखना, जैसे ये संख्या आई ओमनी बस है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए क्या कहता है परमिट। परमिट क्या है देखिए 31 कहता है परमिट से ऐसा परमिट अभिप्रेत है जो राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विहित प्राधिकारी ने किसी मोटर यान या परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए दिया है। ये सिंपल सी बात है कि परमिट क्या होता है, ये तो जानते हैं। परमिट मतलब अनुमति देना, आपको वाहन को इस्तेमाल करने की अनुमति देना। तो किसने दी है, इसमें लिखा है राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, ये याद रखना है आपको, राज्य या प्रादेशिक प्रादेशिक राज्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, है ना, परिवहन प्राधिकरण, या ठीक है, परिवहन प्राधिकरण, ठीक है। राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के द्वारा जारी की जाती है। इस अधिनियम के अधीन निहित विहित प्राधिकारी, जो भी विहित प्राधिकारी हो, जो अनुज्ञप्ति देने के लिए, जो कह लीजिए जो परमिट देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है, उस प्राधिकारी द्वारा दी गई जो दी गई कह लीजिए परमिट दिया गया अनुज्ञप्ति या परमिट, अनुज्ञप्ति क्या कहलाती है, परमिट कहलाती है। तो क्या है, राज्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जो भी है, उसके जो भी अधिकारी है जो नियुक्त किया गया है इस तरीके के परमिट बांटने के लिए, अगर उसके द्वारा दिया जाता है किस उद्देश्य से, वाहन को चलाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको परमिट कहेंगे। परमिट मतलब अनुमति दी जाती है आपको, तो वो परमिट कहलाएगा। तो सिंपल याद रखना, केवल आपको इसमें सेक्शन ये याद रखना 31 परमिट के कहाँ दिया गया, इसमें संख्या भी याद रखना कि भाई परमिट कहाँ है, 31 में है बस, ठीक है। 32 विहित, विहित को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं, विहित आप जानते हैं जो नियम बनाए जाते हैं इस अधिनियम के तहत, वो विहित की परिभाषा में आते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेट सेवायान, इनको मिटा लें।
कौन सा था? 33 कहता है प्राइवेट सेवा यान। प्राइवेट सेवा यान क्या शामिल है? इसमें लिखा है प्राइवेट सेवा यान से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक व्यक्तियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है, और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से भाड़े या पारिश्रमिक से, अन्यथा उसके व्यापार या कारोबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों का वहन करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, किंतु इसमें लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मोटरयान नहीं। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि प्राइवेट सेवा यान कौन सा है। ये कह रहा है प्राइवेट सेवा यान से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो 6 से अधिक, तो यहाँ भी 6 से अधिक संख्या कह रहा है, 6 से अधिक, जिसमें 6 से अधिक यात्रियों आ सकते हैं। ऐसा यान जिसमें 6 से, पहला तो इस कंडीशन है कि भी प्राइवेट यान कौन माना जाएगा, जिसमें 6 से अधिक क्या आ सकते हैं, पैसेंजर कह लीजिए आ सकते हैं, लेकिन ड्राइवर इसमें भी शामिल नहीं। वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित, और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से, या तो स्वामी द्वारा या उसकी ओर से भाड़े या पारिश्रमिक से, अन्यथा मतलब किराए को छोड़कर, किराए पे भाड़े पे नहीं चलाता, उसको किराए पे नहीं चलाता, अन्यथा उसके व्यापार या कारोबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों का वहन करने के प्रयोजन। कुल मिला के ये है कि किराए से नहीं चलाया जाता, भाड़े पे नहीं चलाया जाता, प्राइवेट यान है, उसका इस्तेमाल प्राइवेट तरीके से किया जाता है। ये कह रहा है कि कोई ऐसा यान है जिसमें 6 या 6 से अधिक लोग बैठते हैं और उसके स्वामी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा, स्वामी की तरफ से अन्य व्यक्ति द्वारा, उसके कुल मिला के निजी उपयोग के लिए जो क्या किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। निजी उपयोग का मतलब कैसा है, जो उसका कारोबार है उसके संबंध में। निजी उपयोग मतलब है जो उसका कारोबार है, उसके जो कर्मचारी उनको लाना ले जाना, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा यान क्या कहलाता है? प्राइवेट सेवा यान कहलाता है। जैसे हमारी मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए स्कूल चलाते हैं या कुछ और चीज चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, कारोबार कह लीजिए, कोई भी कारोबार हम मान लीजिए चलाते हैं, हमारे कर्मचारी हैं, तो हमने उनके लिए कोई ऐसे वाहन की, टैक्सी वगैरह की व्यवस्था कर रखी जिसमें 6 से अधिक लोग बैठ सकते हैं, और वो केवल उसमें को किराए से नहीं चलाया जाता, केवल उसमें जो चला जाता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको आना ले जाना। तो ऐसे जो यान होते हैं वो क्या कहलाएंगे? ऐसे जो यान है वो प्राइवेट सेवा यान कहलाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ, ऐसे यान स्वामी उसके भाड़े या पारिश्रमिक से, अन्यथा उसके व्यापार या कारोबार के लिए या उससे संबंध व्यक्तियों का वहन करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, किंतु लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मोटरयान शामिल नहीं। ये भी याद रखेंगे, लोक प्रयोजन के लिए, लोक प्रयोजन, लोक प्रयोजन वाले जो वाहन है इसमें शामिल नहीं है, ये याद रखना है आपको। शामिल, इसी पे क्वेश्चन बन सकता है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जिनका प्रयोग लोक प्रयोजन के लिए किया जाता है। लोक प्रयोजन मतलब सार्वजनिक रूप से लोगों को आना, कोई भी आ रहा है, कोई भी बैठ जाए, फ्री सेवा चला रहे हैं बोले, कोई भी आ सकता है, तो वो चीज इसमें शामिल नहीं है। फ्री सेवा भले ही चलाओ आप, लेकिन वो वाली चीज इसमें शामिल नहीं है। अगर कोई वाहन है वो आपके निजी कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है, आपके कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए, उसको प्राइवेट सेवा यान माना जाएगा। अब देखिए 34 कहता है सार्वजनिक सेवा यान। ये प्राइवेट था, ये सार्वजनिक। देखिए सार्वजनिक क्या होता है, ये कहता है सार्वजनिक सेवायान नहीं, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान की बात है। सार्वजनिक स्थान को खैर परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, आप ही जानते हैं कि सार्वजनिक स्थान क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सार्वजनिक स्थान से ऐसा सड़क, गली, मार्ग या अन्य स्थान, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, अभिप्रेत है जिस पर जनता को पहुंच का अधिकार प्राप्त है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा स्थान या अड्डा भी है जहां पर मंजिली गाड़ी द्वारा यात्रियों को चढ़ाया या उतारा जाता है। तो ये सब चीज सार्वजनिक स्थान में आते हैं, जहां लोग पहुंच, जहां लोगों का अधिकार है जाने का, चाहे वो प्राइम इसमें लिखा है चाहे वो कैसा स्थान हो, बगली हो, मार्ग हो, कोई भी हो, या आम रास्ता हो या ना हो, है ना। जहाँ जरूर आम रास्ता वो होता है जो चलता फिरता रास्ता होता है, कोई पर कॉलोनी का रास्ता, वो भी इसमें कह रहा है कि सार्वजनिक यान है, क्योंकि वहां भी सभी व्यक्तियों के जाने का अधिकार होता है। इसके अलावा जो बस अड्डे वगैरह जो होते हैं जहाँ लोगों यात्रियों को चढ़ाया उतारा जाता है, वो भी क्या माना जाएगा? सार्वजनिक स्थान माना
जाएगा, तो ये कोई खास नहीं है। अब 35 में है सार्वजनिक सेवायान। देखिए याद रखेंगे 33 में क्या था, प्राइवेट सेवायान, और 35 में क्या है, सार्वजनिक सेवायान। एक छोड़ के ये एक में सार्वजनिक जो है स्थान को बीच में शामिल, तो 35 ठीक है। याद रखोगे तो जल्दी याद आएगा, 33 और 35 ठीक है। 33 में सार्वजनिक प्राइवेट और 35 में क्या है, सार्वजनिक। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सार्वजनिक से ऐसा कोई मोटर यान अभिप्रेत है जिसका प्रयोग उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों को वहन करने के लिए किया जाता है, या जिसे उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है, तथा इसके अंतर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेका गाड़ी और मंजिली गाड़ी भी है। तो ये कुल मिला के क्या है, सार्वजनिक सेवायान क्या है, सार्वजनिक सेवायान लिखा है कि जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर किया जाता है, यात्रियों को ले जाने के लिए भाड़े पर या पारिश्रमिक पर, भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों को ले जाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा वाहन क्या कहलाता है, कुल मिला के सार्वजनिक सेवायान कहलाता है। इसमें ये लिखा है कि इसके अंतर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेका गाड़ी और मंजिली गाड़ी भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना, सार्वजनिक सेवायान वो है जिसका इस्तेमाल भाड़े या पारिश्रमिक पर किया जाता है, मतलब किराया लेकर या पारिश्रमिक लेकर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा जाता है यात्रियों को, ऐसा जो यान है वो सार्वजनिक सेवा यान कहलाता है। इसमें बड़ी टैक्सियां भी शामिल होती हैं, मोटर टैक्सी भी, ठेका गाड़ी, ये तो आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। इसमें कोई संख्या वगैरह नहीं लिखी कि 6 से अधिक, 7 से अधिक, तो इसमें कोई संख्या नहीं लिखी। ठीक है, इसके बाद 36 है। 36 देखिए, 36 क्या कहता है, 36 कहता है रजिस्ट्रीकृत धुरी भार। रजिस्ट्रीकृत धुरी भार, देखिए रजिस्ट्रीकृत धुरी भार मतलब कुल भार जो घूमता है पहिया, जहां से उसका जो कुल वेट होता है, ग्रॉस वेट कहते हैं जिसे, उसके बारे में कह रहा है। ये देखिए, ये कहता है रजिस्ट्रीकृत धुरी भार से किसी यान की धुरी के संबंध में धुरी भार अभिप्रेत है, जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत है कि वह उस धुरी के लिए अनुज्ञेय धुरी भार है, मतलब जिसकी अनुमति की भैया इतना धुरी भार होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। तो जो अनुज्ञेय धुरी भार है, जो धुरी, बस इतना याद रखें, अनुज्ञेय धुरी भार है। धुरी भार तो अपन पढ़ ही चुके हैं पहले। धुरी से मतलब जो सेंटर पॉइंट से जुड़ा होता है उसका जो सकल भार होता है, पूरा जो भार लोड होता है वो उसका धुरी भार कहलाता है। ये कह रहा है रजिस्ट्रीकृत धुरी भार का मतलब है जो प्राधिकृत, जो उसका क्या है, अनुज्ञेय धुरी भार, मतलब जितना उसका होना चाहिए। एक वेट होता है ना, हर चीज का एक लिमिट होती है कि भाई इतना होना चाहिए, इतने से इतना, तो वो उसका भार क्या कहलाएगा, उसका धुरी भार कहलाएगा, रजिस्ट्रीकृत धुरी भार कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, रजिस्ट्रीकृत, जो ऑथराइज्ड होता है, हर चीज का एक वेट होता है, भार होता है, गाड़ियां बनती हैं उनका, सारी चीजों का, तो जो रजिस्ट्रीकृत है वो उसका निश्चित धुरी भार कहलाएगा। रजिस्ट्रीकृत धुरी भार कहलाएगा जो कंपनी के द्वारा कुल मिला के बन, क्या होता है, आप लोग कोई गाड़ी खरीद के लाए, उसमें मॉडिफिकेशन कराया, उसका बढ़ गया, तो वो रजिस्ट्रीकृत नहीं होता। रजिस्ट्रीकृत वो जो आपका एक तरीके से फैक्ट्री से निकल के आता है, जो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, एक बिल्कुल जो उसका अनुज्ञेय जो धुरी भार होता है, जो शर्तों के अनुसार जो धुरी भार होता है, वो उसका क्या कहलाएगा, अनुज्ञेय धुरी भार कहलाएगा। रजिस्ट्रीकृत है और रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। किसके द्वारा, रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा, प्राधिकारी द्वारा, रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी जो द्वारा क्या होता है, प्रमाणित किया जाता है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया भार, किसके द्वारा प्रमाणित किया गया, रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया भार, उसका क्या कहलाता है, रजिस्ट्रीकृत धुरी भार कहलाता है। ठीक है, रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, इतना याद रख सकते हैं। तो रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा जो प्रमाणित भार होता है वो क्या कहलाता है, उसका रजिस्ट्रीकृत धुरी भार कहलाता है। बस इतना याद रख सकते हैं इसमें। देखिए 37 कहता है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
या रजिस्ट्री करता मतलब वाहनों की रजिस्ट्री, है ना। ये देखिए ये क्या कह रहा है, रजिस्ट्री करता प्राधिकारी से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त किया गया है। ये याद रखना है कि अध्याय 4 के अधीन, कौन से अध्याय के अधीन, अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को, ये चूंकि मोटर यान विकल्प पढ़ रहे हैं ना, तो मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए क्या कर रखा है, प्राधिकृत कर रखा है, ऐसा अधिकारी इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन सा अधिकारी आता है, जो अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए क्या किया गया हो, प्राधिकृत कर रखा है, यानी उसे अथॉरिटी दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है, काय के लिए दे रखी है, मोटर यानों को रजिस्टर्ड करने के लिए। तो ऐसा जो अधिकारी आता है वो रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी की श्रेणी में आएगा। कौन सा अध्याय, अध्याय 4 के अधीन। अब देखिए 38 कहता है मार्ग। हालांकि काफी चीजें लिख दी इन्होंने, इसलिए क्लियर वैसे इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने लिख देते हैं यार, कोई भी जब एक्ट बनाते हैं तो लिख दिया जाता है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये कह रहा है मार्ग से यात्रा का वह पथ अभिप्रेत है जिसकी बाबत यह विनिर्दिष्ट है कि वह ऐसा राजमार्ग है जिसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मोटर यान आ जा सकता है। तो ये कह रहा है मार्ग का अर्थ क्या है, यहाँ यात्रा का पथ, मार्ग का क्या था, यात्रा का वह यात्रा पथ, बस मार्ग का एक अर्थ क्या लिखा है, यात्रा पथ। आप इतना याद रखें कि यात्रा पथ, मार्ग का मतलब क्या है, यात्रा का पथ। ऑथराइज्ड जो यात्रा का पथ होते हैं, रूट होते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, जो टर्मिनल होता है, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया तो एक यहाँ से यहाँ तक जो आए आप, एक टर्मिनल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाते हैं वो। और मार्ग का मतलब ऐसा है कि जो ऑथराइज होते हैं, जो राजपथ होते हैं, जो राजमार्ग होते हैं वो आते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट लेके कहीं गांव के रास्ते से या किसी शॉर्ट रास्ते से निकल गए तो वो मार्ग की परिभाषा में नहीं। मार्ग की परिभाषा में जो राजमार्ग है, जो सब बनाए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए, वो मार्ग की परिभाषा में आते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए बनाए जाते हैं, राजमार्ग कह लीजिए, वो इसकी परिभाषा में आते हैं, मार्ग की परिभाषा में आते हैं। यात्रा पथ या कह लीजिए जो राजमार्ग बनाए जाते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को जाने के लिए, वो इसकी परिभाषा में आते हैं। या कह लीजिए राजमार्ग ही लिख लीजिए इसमें, राजमार्ग। मार्ग की परिभाषा में क्या आते हैं, जो राजमार्ग घोषित किए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब आपने राजमार्ग ये जा रहा है, यहाँ से आपने शॉर्ट ले लिया और यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ गए, तो वो जो आपने शॉर्ट लिया वो इस मार्ग की परिभाषा में नहीं है। मार्ग की परिभाषा में ये जो राजमार्ग है, इसका जो ऑथराइज्ड आपका राजमार्ग होता है वो इसमें शामिल है। ठीक, अब 38A और है। ये कहता है आपका स्कीम, ये पूछी जा सकती है, आप ध्यान में रखना। स्कीम बस इतना पूछा जा सकता है कि स्कीम कहाँ है 38A में। तो इसमें लिखा है स्कीम से इस अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम अभिप्रेत है, मतलब जो इस अधिनियम के तहत बनाई जाती है ऐसी स्कीम। अब आप कहोगे केवल स्कीम कह रहे हैं, फिर भी पूछा जा सकता है 38A की स्कीम कहाँ दी गई है ना। इसलिए याद रखना है कि 38A कहाँ दी गई, स्कीम कहाँ दी रखी। स्कीम क्या है, जो इस अधिनियम के तहत बनाई जाती है वो स्कीम के अंतर्गत आती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 38A है ना, तो याद रखना कि 38A में क्या है, स्कीम है। ठीक, इसके बाद इस आगे लिख लीजिए 39 है। उनतालीस आपका कहता है अर्ध ट्रेलर। अर्ध ट्रेलर क्या है, ये कहला अर्ध ट्रेलर से भिन्न कोई ऐसा यान अभिप्रेत है जो यंत्र नोदित नहीं है और जो किसी मोटर यान से संयोजित किए जाने के लिए आसित है, तथा जो इस प्रकार निर्मित है कि उसका इस प्रभाग उस मोटर यान के ऊपर और उसके भार का प्रभाग उस मोटर यान द्वारा वहन किया जाता है। तो ये कह रहा है अर्ध ट्रेलर क्या है, ये कह रहा है ट्रेलर से भिन्न, मतलब ट्रेलर जो दो चीजें होती हैं, आपने सुना भी होगा, ट्रेलर होता है, अर्ध ट्रेलर होता है। ट्रेलर तो जो होता है कि जो खींचना सामान रहता है उसमें जुड़ा रहता है इंजन वगैरह। ये कह रहा है कुल मिला के अर्ध ट्रेलर, एक तो ट्रेलर शामिल नहीं होता, दूसरा ये क्या कह रहा है,
जो यंत्र नोदित नहीं है, मतलब जिसमें कोई इंजन वगैरह नहीं होता ट्रेलर, जैसे कि ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है वो ट्रेलर हो गया, जो कुल मिला के गाड़ियों से खींचे जाता है। और उसका उद्देश्य जो होता है कि गाड़ियों पर उसका भार डाला जाएगा, फिर गाड़ी जो होती है जो आपकी कोई भी हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, ट्रक हो सकता है, जो उसको खींचता है। या पहले कारों में भी लग जाता था, जीप में पहले लग जाता था, छोटे से ट्रॉलर लग जाते थे। पंजाब में तो आज भी लगाते हैं लोग। तो जो ट्रॉलर लग जाते हैं वो खास सबसे अच्छा तो उदाहरण आपका ट्रैक्टर ही है। ट्रैक्टर के पीछे आपने ट्रॉली देखी है, वो क्या कहलाएगा? वो अर्ध ट्रेलर कहलाएगा। या ट्रेलरों के साथ या गाड़ियों के साथ जो जुड़ते हैं ट्रेलर, जिनमें कोई अपना इंजन नहीं होता और जो केवल सामान ढोने के लिए बनाए जाते हैं और जिनको गाड़ियों के द्वारा खींचा जाता है ना, वो क्या कहलाएंगे? वो अर्ध ट्रेलर की परिभाषा में आएंगे। इसमें ट्रेलर शामिल नहीं है। देखिए ट्रेलर को ट्रक को तो ट्रेलर ही बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक ट्रक होता है कि उस पर कंटेनर रख दिया, वो ट्रेलर ही होता है, उसको आप उसमें इंजन रहता है, आप लेकर चले जाए, केवल आपको कंटेनर रखना होता है। और अर्ध ट्रेलर क्या होता है कि जो गाड़ी से संलग्न किया जाता है, जैसे ट्रॉली सबसे अच्छा उदाहरण है। ट्रॉली आपने ट्रैक्टर से, आप जब तक नहीं चलेगी ट्रॉली जब तक आप क्या है उसे ट्रैक्टर से जोड़ोगे नहीं। आपने उसको जोड़ा और फिर वो उसके साथ चल देती है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको अर्ध ट्रेलर कहेंगे। ठीक है, ट्रेलर और अर्ध ट्रेलर ये थोड़ा सा अलग लगता है। ट्रेलर, ट्रक को भी ट्रेलर कहा जाता है, वैसे देखा जाए तो ट्रक को ट्रेलर कहते हैं। जो आते हैं ना मालवाहक ट्रक होते हैं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े कंटेनर रखे रहते हैं, तो उनको ट्रेलर कहते हैं। उनमें केवल आपको पूरा चेसिस रहती है, ऊपर आपको केवल कंटेनर उस पर रख देना होता है, फिर चला जाता है। तो वो इसमें शामिल नहीं, केवल वो शामिल है जो उससे संलग्न जोड़ करके अलग से खींचा जाता है, जिसको वो अर्ध ट्रेलर कहलाएगा। जो गाड़ी से वाहन के साथ जोड़ करके उसको खींचा जाता है वाहन के द्वारा, और इसमें अपना खुद का कोई इंजन वगैरह नहीं होता है ना, जिससे वो चले। ठीक, 39 के बाद आपका 40। 40 कहता है मंजिली गाड़ी। मंजिली, ये कहता है मंजिली गाड़ी से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं, पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलों तक के लिए अलग अलग यात्रियों द्वारा या उनकी ओर से दिए गए अलग अलग किरायों पर वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। ये तो सिंपल सी परिभाषा है। इसमें भी वही कह रहा है कि 6 से अधिक है, 6 से अधिक जो यात्रियों को कुल मिला के उसके गंतव्य स्थान तक जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचाता है, या तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या जो भी उसका स्थान है, जो भी उसकी मंजिल है, व्यक्तियों को उस तक पहुंचाता है, और भिन्न भिन्न यात्रियों से भिन्न भिन्न किराया। सीधी सी बात है, जो जिसको जहां जाना होगा, जो ज्यादा दूर जाएगा उससे ज्यादा किराया वसूला जाएगा, जो कम दूर जाएगा उसकी दूरी के हिसाब से किराया रहता है ना। तो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग किराया लिया जाता है। तो ऐसी गाड़ियों को क्या कहा जाएगा? ऐसी गाड़ी को मंजिली गाड़ी कहा जाएगा। कुल मिला के बस सबसे अच्छा उदाहरण आपका बस। जो आपकी बसें होती हैं उस वो क्या है? वो आपकी मंजिली गाड़ी है। आप उसमें बैठे, 6 से अधिक बैठते ही बस में, आप जानते हो 6 से अधिक संख्या में बैठते हैं, और जहां जो जैसा जाना होता है अपने हिसाब से किराया देता है, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी मंजिली गाड़ी कहलाएंगी। ठीक है, आपकी मंजिल तक पहुंचाती है ना, इसीलिए मंजिली क्या गाड़ी का मतलब है जो आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, आपको जहां आपको जाना है उसके हिसाब से आपसे किराया लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 41। 41 देखिए क्या कहता है। 41 कहता है किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार, ये तो सिंपल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ये तो आप जानते हैं संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषा है। किसी संघ राज्य क्षेत्र के समय राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है। ये तो हर एक में होता है। अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र की बात कहते हैं तो उसके प्रशासक, अनुच्छेद याद रखना, संविधान का अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, 42 देखिए राज्य परिवहन उपक्रम, ये लिख लीजिए 42। 42 कहता है राज्य परिवहन उपक्रम। वैसे तो राज्य परिवहन उपक्रम एक तरीके से मध्य प्रदेश में तो खैर खत्म नहीं, लेकिन उसमें ठेका वेका चलने लगा है ना, लेकिन कई राज्यों में भी चलता है। ये क्या कह रहा है? केंद्र सरकार या इसको पढ़ लें। राज्य परिवहन उपक्रम से ऐसा कोई उपक्रम अभिप्रेत है जो वहां सड़क परिवहन सेवा की व्यवस्था करता है, वहां ऐसा उपक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाया जाता है। ये कह रहा है सड़क परिवहन सेवा,
क्या? सड़क परिवहन सेवा। आपने लिखा, देखा भी गाड़ियों पे लिखा रहता था सड़क परिवहन सेवा, मतलब जो राज्य द्वारा चलाई जाती हैं सड़क परिवहन सेवा, नागरिकों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए चलाई जाती हैं। अपने यहाँ तो एक तरीके से वो ठेका हो गया है, यूपी वगैरह और कई जगह अभी भी चलती हैं। तो राज्य पर सड़क परिवहन सेवा जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो राज्य सड़क परिवहन सेवा, इसके अंदर राज्य परिवहन सेवा उपक्रम में क्या आता है? सड़क परिवहन सेवा, जो सड़क पर गाड़ियों को चलाया जाता है सरकार के द्वारा, है ना, वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें निम्नलिखित द्वारा चलाया जा सकता है। ये कह रहा है कौन कौन चला सकता है, इसको याद रखिए, केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार। ये याद रखना है, केंद्र भी चला सकता है और राज्य सरकार की भी हो सकती है। केंद्र के द्वारा भी चलाई जा सकती है, राज्य के द्वारा भी चलाई जा सकती है। केंद्र सरकार भी सड़क परिवहन सेवा का गठन कर सकता है कि हमारे तरफ से चलेगी, या राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है। दूसरा कहता है सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 3 के अधीन स्थापित कोई सड़क परिवहन निगम या कोई निगम बनाया, ये अधिनियम लिखा है सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950। ये खैर 1950 अकेला लिख रहा हूं मैं, आप अधिनियम का 1950 जो अधिनियम की धारा 3, ठीक है। तो 1950 का अधिनियम जो है उसकी हालांकि आना नहीं, लेकिन याद रखना कि 1950 की धारा 3 के अधीन स्थापित कोई सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन ऊपर लिखी सड़क परिवहन निगम, तो यहाँ केवल निगम लिख दिया। तो सड़क परिवहन जो निगम है उसके जो होता है वो भी उसके द्वारा भी चलाई जा सकती है। आगे कहता है केंद्र सरकार या एक या अधिक राज्य सरकार को मध्य केंद्र और सरकार एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण में की कोई नगर पालिका या कोई नगर निगम या कंपनी। ये कह रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या मिलकर के नगर पालिका नगर निगम द्वारा जो बस सेवाएं चलाई जाती हैं वो भी इसमें शामिल है। नगर पालिका या नगर निगम, आपने देखा होगा कि सेवाएं चलाई जाती है शहर में, जो बसें वगैरह चलाई जाती हैं वो भी इसमें शामिल है, जो नगर पालिका नगर निगम की तरफ से चलाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं कि सिटी बस सेवा, है ना, वो भी सिटी बस सेवा जो होती है इसके अंतर्गत आती है ना। चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार या एक या अधिक राज्य सरकार हो, या केंद्र सरकार और एक या एक अधिक राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में की हो कोई नगर पालिका या नगर निगम। तो आपको तो बस इतना याद रखना, जो सिटी बस सेवा होती है, कुल मिला के जो सिटी बस सेवा होती है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। अगला जुड़ा है जिला परिषद या वैसा ही कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी। तो ये नीचे का एक अलग जोड़ दिया कि जिला परिषद या वैसा ही कोई स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाई जाती है जिला परिषद। जिला परिषद, अब ये जिले से नीचे की भी व्यवस्था कर दी। क्या जिले ऐसा नहीं कि भाई नगर निगम नगर पालिका तो क्या होती है आप जानते हैं जिले में होती, नगर निगम महानगरों में होता है, और उससे नीचे जो जिलों से नीचे जो होते हैं क्या होते हैं, जिला परिषद वगैरह होते हैं। वहां पे अगर कोई इस तरीके की सेवा शुरू की जाएगी तो वो भी इसकी परिभाषा में आएगी। अगर मान लीजिए कोई विकसित है, अगर की जाती है कोई जिले से नीचे के जो तहसील स्तर पे मान लीजिए अगर की जाती है इस तरीके की सेवाएं शुरू, तो वो भी इसकी परिभाषा में आएंगी, ठीक है। वो बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना, भाड़े पर पारिश्रमिक। तो कुछ कुल मिला के केंद्र बस सेवा जो चलाई जाती है सड़क परिवहन सेवा इसके अंतर्गत आती है। कोई निगम जो 1950 के अधिनियम के तहत बनाया जाता है उसके अधीन जो सेवाएं चलाई जाती हैं, बसें चलाई जाती हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। नगर पालिका नगर निगम और जिला परिषद, ये भी याद रखना। नगर पालिका याद रखना, जिला परिषद की तहत भी जो सेवाएं दी जाती हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है बस। अब देखिए 42A क्या कहता है? 42A कहता है परीक्षण अभिकरण। ये भी याद रखना, परीक्षण अभिकरण से लिखा है, परीक्षण अभिकरण से धारा 110B के अधीन परीक्षण अभिकरण के रूप में नाम निर्दिष्ट निकाय अभिप्रेत है। तो बस सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 110B, बस इतना याद रखना कि सेक्शन 110B के तहत परीक्षण अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट जो अभिकरण होता है वो इसकी परिभाषा में आता है। परीक्षण अभिकरण को परिभाषित किया गया, और वैसे तो बेसिकली आपको ये धारा याद रखना, आगे अपन जो पढ़ेंगे कि परीक्षण अभिकरण को कहाँ बताया, तो 110B ये याद रखना, ये वाली धारा। तो परीक्षण अभिकरण कौन है? जो धारा 110B के अधीन परीक्षण अभिकरण के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।
उसका नाम रखा गया परीक्षण अभिकरण। किस धारा के तहत? 110 बी के तहत। तो 110 बी याद रखना है, जो परीक्षण करता है वाहनों का उसके बारे में, चेकअप वगैरह उससे किया जाता है ना आजकल, आप जानते ही हैं, सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी चीजें। देखिए 43 ये कहता है पर्यटन यान, पर्यटन, ये भी आप जानते, नाम से ही स्पष्ट है, पर्यटन मतलब जो पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिखा पर्यटन यान से ऐसा ठेका गाड़ी अभिप्रेत है जो उन विनिर्देशों के अनुसार निर्मित या अनुकूलित, सज्जित और अनुरक्षित है जिन्हें इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए। तो पर्यटन यान क्या है? जो इसकी शर्तों को पूरा करता है, उसी तरीके से बनाया गया है। पर्यटनों की जो पर्यटन यान की जो शर्तें होती हैं कि भाई इस तरीके से बनाना चाहिए उसको, ये सारी चीजें होना चाहिए उसमें, तो वो पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया है, वो ऐसा यान क्या कहलाएगा? पर्यटन यान कहलाएगा। कुल मिला के जो पर्यटन यान को बनाने की जो शर्तें हैं उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके अनुकूल बनाने के लिए, तो जो भी शर्तें हैं वो क्या कहलाएंगी? वो पर्यटन यान के अंतर्गत आएगा। जो विनिर्दिष्ट की जाए, सरकार ने जो भी शर्तें तय कर रखी हो कि पर्यटन यान क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और उसमें क्या फीचर होने चाहिए, वो सारी, तो उस तरीके से अगर उसे बनाया गया है तो वो क्या कहलाएगा? वो पर्यटन यान कहलाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कई कंपनियां पर्यटन यान बनाती हैं, है ना, एक ट्रेवलर आती गाड़ी, वो पर्यटकों के लिए बनाई जाती है। तो वो जो उसके एक फीचर होते हैं, कभी ये सारी चीजें होनी चाहिए, और फिर उसके एरिया के वाइज भी होता है, आप जंगल में घूमने जा रहे हो तो उसके हिसाब से बनाई जाती। तो वो सारे पर्यटन यान बनाए जाते हैं जो उनकी जो भी क्वालिटी होती है, जो भी तय मापदंड होते हैं उसके अनुसार बनाया जाता है यान, तो वो क्या कहलाएगा? पर्यटन यान कहलाएगा। ट्रैक्टर की देख लीजिए, ट्रैक्टर भी आ गया इसमें, ट्रैक्टर, ये देखिए ट्रैक्टर से लिखा है, क्या है ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो स्वयं नोदल के प्रयोजन के लिए काम में आने वाले उपस्कर से भिन्न कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत रोड रोलर नहीं है। ये क्या कह रहा है? ट्रैक्टर से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो स्वयं कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत रोड रोलर नहीं है। मतलब स्वयं खुद कोई भार सहन करने के लिए, एक मिनट, कहाँ गया? 44वां, कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं है, भार वहन करने के लिए। अब आप कहोगे भैया ट्रैक्टर से खींचा तो जाता है भार, तो फिर भार वहन करने की, ट्रैक्टर भार खींचने के लिए बनाए नहीं जाते, हाँ उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ट्रैक्टर खेती के लिए बनाए जाते हैं, ट्रैक्टर का मेन पर्पस खेती करना होता, कोई भार ढोने के लिए नहीं बनाए जाते ट्रैक्टर, आप जानते हैं, इसीलिए इसमें लिखा है कि भार वहन करने के लिए नहीं बनाया गया है, और इसमें रोड रोलर शामिल नहीं है। तो रोड रोलर तो खैर आता ही नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ट्रैक्टर के आजकल मल्टीपल इस्तेमाल होते हैं, उसको भार खींचने में भी इस्तेमाल किया जाता है, कई और चीजों में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ट्रैक्टर जो है खेती के काम के लिए बनाया जाता है। इसीलिए इसमें लिखा है कि ऐसा कोई यान जो जिसको भार वहन करने के लिए नहीं है, तो ट्रैक्टर उसमें नहीं आता। जो केवल ढोने के लिए या खींचने के लिए बनाया जाता है किसी सामान को, वो इसमें ट्रैक्टर की परिभाषा में नहीं आता। हालांकि ट्रैक्टर का यूज कई तरीके से होता है ना, उसमें बहुत सारे काम होते हैं जी, तो आप जानते हैं खेती भी करता है, बहुत कई काम होते हैं। ट्रैक्टर एक तरीके से, मतलब आप जो समझ लो, एक अद्भुत मशीन है वो जो काम कोई मशीन नहीं कर सकती वो ट्रैक्टर कर देता है, सारे काम करता है ट्रैक्टर, कोई ऐसा काम नहीं है जो ट्रैक्टर नहीं करता हो। रोड सीधा करना, उसमें जो भी यंत्र जड़, अच्छा क्वालिटी का ट्रैक्टर हो, कोई भी यंत्र जुड़ जाता है वो सारे काम कर देता है। तो वही कह रहा है कि ऐसा जो यंत्र जो है, जो भार वहन करने के लिए नहीं बनाया जाता, वो साथ ही साथ उल्टा ये कह रहा है कि इसमें जो रोड रोलर है वो भी इसमें शामिल नहीं है। उसको क्या कहेंगे? उसको ये कह रहा है कि ट्रैक्टर कहा जाएगा। ट्रैक्टर में क्या शामिल है? ऐसा मोटरयान जो स्वयं कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं, मतलब अपने आप में कोई भार वहन करने के लिए उसको निर्मित नहीं किया गया है, वो ट्रैक्टर की परिभाषा में आता है। तो कुल मिला के उसमें कोई परिभाषा स्पष्ट रूप से दी नहीं है ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर होता क्या है, बस इतना कह दिया है कि जो स्वयं भार वहन करने के लिए नहीं बनाया गया वो ट्रैक्टर है। ठीक है, 45 देखिए क्या कहता है, यातायात संकेत, चिन्हों की बात कह रहा है, यातायात संकेत।
देखिए ये क्या कह रहा है कि यातायात संकेत क्या होते हैं। ये कह रहा है यातायात संकेत के अंतर्गत सभी संकेत, चेतावनी, खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो सभी जानते हैं। आपने रोडों पे जो देखे होंगे जो निशान, चिन्ह, चेतावनी बने रहते हैं ना कि टेढ़ा मोड़, सीधा मोड़, रुक जाइए, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो ये कह रहा है यातायात संकेत के अंतर्गत सभी संकेत, चेतावनी संकेत, स्तंभ, दिशा सूचक स्तंभ, सड़कों पर चिन्हांकन या अन्य युक्तियां जो मोटर यानों के ड्राइवरों की स्तंभ, सड़कों पर चिन्ह नहीं, ड्राइवरों की जानकारी, मार्ग निर्देशन या निर्देशन के लिए। ये तो आप जानते हैं, गाड़ी आप कहीं भी जाते हो तो चिन्ह बने रहते हैं, जो आपके क्या के लिए बने रहते हैं, जानकारी के लिए, ताकि आपको पता पड़ सके कि सीधा जाना है, टेढ़ा जाना है, कहीं मुड़ना है कि नहीं मुड़ना है, रुकना है कि नहीं। तो वो सारे के सारे चिन्ह इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यातायात संकेतों के अंतर्गत ही आते हैं, जो आपकी मदद के लिए या कह लीजिए ड्राइवर की मदद के लिए बने होते हैं, ताकि उसको जानकारी हो सके। ठीक है, इसके बाद है 47 46 है। 46 में जी है ट्रेलर। अभी तो अर्ध ट्रेलर पढ़ा अपन ने, अब जो ट्रेलर, वही ट्रेलर क्या होता है। अर्ध ट्रेलर पढ़ा पहले, अब जिसमें कोई इंजन वगैरह नहीं होता है और जो खींचने के लिए बनाया जाता है वो अर्ध ट्रेलर होता है। अब ट्रेलर क्या होता है, ये कहता है ट्रेलर से अर्ध ट्रेलर और साइड कार से भिन्न कोई ऐसा यान अभिप्रेत है जो मोटर यान के द्वारा खींचा जाता है अथवा खींचे जाने के लिए आश्रित है। तो इसमें कह रहा है कि भैया ट्रेलर कौन है, जिसमें अर्ध ट्रेलर और साइड कार से भिन्न, मतलब जो अर्ध ट्रेलर पढ़ा है आपको ना वो इसमें नहीं आता, और जो साइड में जो गाड़ियों में लगाई जाती हैं कोई चीजें, साइड कार जो अपन पेड़ पढ़ चुके, मोटरसाइकिल में जो साइड कार लगती है उनको छोड़ करके कोई भी ट्रेलर जो किसके द्वारा खींचा जाता है, गाड़ियों के द्वारा खींचा जाता है, ये कह रहा है वो ट्रेलर की परिभाषा में आता है। कुल मिला के ट्रेलर में क्या क्या नहीं आता, अर्ध ट्रेलर नहीं आता। अर्ध ट्रेलर मतलब छोटे वैरायटी में होता है, जो बड़े बड़े होते हैं, ट्रेलर कंटेनर जिनको वो ट्रेलर बोलते हैं, बड़े बड़े ट्रक देखा होगा अपना आपने, जो खींचते चले जाते हैं सामानों को, खासकर सामान वाले जो ट्रक होते हैं आपने देखे, वो ट्रेलर की परिभाषा में। अर्ध ट्रेलर होते हैं उनसे काफी छोटे होते हैं। तो ये कह रहा अर्ध ट्रेलर नहीं है, और जो साइड कार की परिभाषा में नहीं आते, वो काय में आते हैं, ट्रेलर की परिभाषा में आते हैं, और जो खींचने के लिए जो है वाहन से खींचने के लिए निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 47। अभी यहां लिख लें थोड़ा सा, देखिए 47 क्या कहता है आपका। 47 कहता है परिवहन यान। देखिए परिवहन यान, यहाँ थोड़ा सा देख लें, परिवहन यान, कि परिवहन यान क्या होता है ये देखिए। ये कहता है परिवहन यान से कोई सार्वजनिक सेवा यान, माल वाहन, शिक्षा संस्था, बस या प्राइवेट सेवा यान अभिप्रेत है। तो परिवहन यान में क्या क्या शामिल है, सिंपल सी बात कह रहा है ये। परिवहन यान मतलब जहां जो व्यक्तियों को ले जाता है। कोई सार्वजनिक सेवा यान भी शामिल है इसमें, सार्वजनिक सेवा यान। ठीक है, सार्वजनिक सेवा यान शामिल है इसमें। माल वाहन, माल वाहन जिससे माल ले जाया जाता है, माल वाहन, शिक्षा संस्था, बस शिक्षा संस्था बस इसमें शामिल है, या प्राइवेट सेवा यान। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। कौन कौन सी चीजें, परिवहन यान में सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला हो, माल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला हो, इसके अलावा शिक्षा के संस्था बस के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला हो, या प्राइवेट सेवा यान के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला हो, ऐसा यान क्या कहलाएगा, ऐसा यान परिवहन यान कहलाएगा। ठीक है, 48 देखिए 48 क्या कहता है। 48 लदान रहित भार कह रहा है, लदान रहित, रहित भार। देखिए लदान रहित भार क्या होता है। ये कह रहा है लदान रहित भार से यान या ट्रेलर का ऐसा सभी उपस्कर सहित यह भार अभिप्रेत है जिसका उपयोग मामूली तौर पर यान या ट्रेलर के चालू होने पर किया जाता है, किंतु इसमें ड्राइवर या परिवहन परिचालक का भार सम्मिलित नहीं है, तथा जहां
अनुकल्पित पुर्जों या बॉडी का उपयोग किया जाता है, वहां यान के लदान रहित भार से यान का ऐसे सबसे भारी अनुकल्पित पुर्जे या बॉडी सहित भार अभिप्रेत है। ये क्या कह रहा है भाई, लदान रहित भार का अर्थ क्या होता है? ये कहता है यान या ट्रेलर का ऐसे सभी उपस्कर सहित या भार अभिप्रेत है जिसका उपयोग मामूली तौर पर यान या ट्रेलर के चालू होने पर किया जाता है, किंतु जिसमें ड्राइवर या परिचालन का भार सम्मिलित नहीं है। एक मिनट। लदान रहित भार यान या ट्रेलर या ऐसे उपस्कर सहित भार अभिप्रेत है जिसका उपयोग मामूली तौर पर यान या ट्रेलर को चालू करने में किया जाता है, किंतु इसमें ड्राइवर या परिचालक का भार सम्मिलित नहीं है, तथा वहां जहां अनुकल्पित पुर्जों या बॉडी का उपयोग किया जाता है, वहां यान के लदान रहित भार से यान का ऐसे सबसे भारी अनुकल्पित पुर्जे या बॉडी सहित भार अभिप्रेत। ये कह रहा है जब चालू रहने के बाद, चालू करने के बाद, वाहन को चालू करने के बाद जो इसका उपयोग किया जाता है, भार का उपयोग परिचालन के रूप में भार सम्मिलित नहीं है। मतलब इसमें जो ड्राइवर होते हैं, ये कह रहा है चालू करने के बाद जो भार होता है उसका कुल भार, वो लदान रहित भार कहलाता है। लदान रहित, लदान रहित। और अगर कोई पुर्जे वगैरह से चालू किया जाता है कोई वाहन, तो उसका जो सबसे बड़ा, जो सबसे भारी पुर्जा होता है, सबसे क्या होता है, भारी पुर्जा होता है, वो पुर्जे का भार इसमें शामिल किया जाएगा। जो पुर्जे का सबसे भारी पुर्जे का भार जो होता है, उस सहित जो भार होता है, वो उसका क्या कहलाता है, लदान रहित भार कहलाता है। भारी पुर्जा अगर है कोई, जैसे पहले आपने देखा होगा कोई ट्रैक्टर वगैरह होते थे, या पहले चाबी वगैरह बहुत सारी उससे चालू किए जाते थे, स्टार्ट किए जाते थे, तो वो उसके सहित लदान रहित भार कहलाता है। और अगर वो किसी भारी पुर्जा है, मान लीजिए कोई ऐसा पुर्जा है जो काफी भारी होता है, तो जो सबसे भारी पुर्जा होता है, अनुकूलित पुर्जे या बॉडी सहित भार अभिप्रेत है, तो उसका जो पुर्जे सहित भार है, वो उसका भार क्या कहलाता है, उसका लदान रहित भार कहलाता है, लदान रहित। अब देखिए एक और देख लीजिए 49। 49 क्या कहता है? 49 कहता है आपका भार। ये कह रहा है भार से यान के पहियों द्वारा उस भूतल पर जिस पर वह यान टिका हुआ है या गतिमान होता है, उस समय संचारित किया जाने वाला कुल भार अभिप्रेत है। तो ये क्या कह रहा है, जिससे टिका होता है, जो भार होता है, भार के पहियों द्वारा भूतल पर जिस पर वह यान टिका हुआ है या गतिमान होता है, उस पर उस समय संचालित किया जाने वाला कुल भार। मतलब जो भार पड़ता है, जो पहियों के द्वारा टिका होता है, जो भार उस पर पड़ता है, जो लोड उस पर पड़ता है, वो यान का जो भी लोड पड़ता है, वो क्या कहलाता है, उसका भार कहलाता है। ये कुल मिला के गाड़ी का जो कुल वजन होता है, जो उसका भार होता है, वो क्या कहलाता है, उसका कुल भार कहलाता है। ठीक है। लदान रहित का मतलब होता है बिल्कुल खाली रूप से जो होता है, लदा नहीं होता है, जब उसमें माल के बिना, या कह लीजिए खाली जो उसका वेट होता है, किसी गाड़ी का जो खाली वेट होता है, वो उसका लदान रहित भार कहलाता है। और अगर मान लीजिए कोई पुर्जा वगैरह जोड़ के स्टार्ट किया जाता है, तो जो अधिकतम भारी पुर्जा होता है उसके सहित जो उसका भार होता है, वो क्या कहलाता है, उसका लदान रहित भार कहलाता है। वो भार क्या है, जो गाड़ी का जो वेट होता है, वो उसका भार कहलाता है, जिससे गाड़ी टिकी रहती है। जो ऊपर से नीचे पहियों पर जो भार पड़ता है, जिससे वो भूतल पे खड़ी होती है, वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका भार कहलाता है। इसके बाद ये खत्म हो गया। इसके बाद आप देखिए 2E और 2A और देख लीजिए। 2A ये ई रिक्शा के बारे में, ई गाड़ी के बारे में जोड़ा गया है। ई गाड़ी, या कह लीजिए ई रिक्शा भी है इसमें शामिल। ठीक है, ई रिक्शा, ई गाड़ी और ई रिक्शा। ये देख लीजिए, ये क्या कहता है, इसको बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये कहता है धारा 7 की उपधारा 1 के परंतुक और धारा 9 की उपधारा 10 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध ई गाड़ी और ई रिक्शा को भी लागू होंगे। ये कह रहा धारा 7 की उपधारा 1 के परंतुक होगा कोई, जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो उनको छोड़कर इस अधिनियम के जो प्रावधान है ई रिक्शा को भी लागू होंगे। यानी जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजन है, वो ई रिक्शा के बारे में भी लागू होंगे। बस इतना कह रहा है। दूसरा क्लॉज कह रहा है इसका कि इस धारा के प्रयोजन के लिए ई गाड़ी या ई रिक्शा से भाड़े या परिवहन के लिए यथा स्थिति माल या यात्रियों के वहन हेतु ऐसे विनिर्देशों के अनुसार जो इस निमित्त विहित किए जाएं, विनिर्मित, सन्निर्मित या अनुकूलित, सुसज्जित और अनुरक्षित एक 3 पहियों वाला 4000 वाट से अनधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान अभिप्रेत। तो बस आपको याद रखना है 3 पहिया,
कितने पहिया? 3 पहिया यान जो है, जो भी निर्दिष्ट प्रयोजन है के लिए बनाया जाता है, यात्रियों को ले जाने के लिए, माल को ले जाने के लिए बनाया जाता है, और जिसमें कितने वाट की मोटर लगी रहती है, ये याद रखना, 4000 वाट की, और 3 पहिया होता है, 3 पहिया गाड़ियां हैं कुल मिला के, और इसमें कितने वाट की बोतल लगी होती है? 4000 किलो वाट से अधिक की नहीं होना, 4000 किलो वाट से अनधिक, मतलब अधिकतम सीमा ये है कि 4000 किलो वाट तक की जो मोटर जिसमें लगी रहती है, वो काय की परिभाषा में आता है? ई रिक्शा की। और कितने पहिया होते हैं? 3 पहिया होते हैं। ठीक है, 3 पहिया होंगे तब ई रिक्शा कहलाएगा, और उसकी वाट क्षमता 4000 किलो वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखना है। दूसरा इसका 2B देखिए, बी क्या कहता है? बी कहता है नव परिवर्तन का संवर्धन। ये क्या है? का संवर्धन, ये क्या है? देखिए, ये कहता है केंद्र सरकार इस अधिनियम में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, जी क्या लिखा? यानी इंजीनियरिंग यांत्रिक रूप से नोदित यंत्रों और साधारणतः परिवहन के क्षेत्रों में नव परिवर्तन का और अनुसंधान तथा विकास का संवर्धन करने के लिए यांत्रिक रूप से नोदित कतिपय किस्म के यानों को इस अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकती है। ये क्या कह रहा है भाई? ये एक नई चीज जोड़ी गई है। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है, ये एक तरीके से प्रोजेक्ट जो बनाते हैं बच्चे लोग, आप देख, ये इसीलिए जोड़ा गया है ताकि देश में विकास हो सके। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मॉडल बनाया, बच्चे कोई चीज बनाते हैं, या मान लीजिए कोई कंपनी कोई मॉडल वगैरह बनाती है, कोई गाड़ी वगैरह, जैसे विदेशों में होता है ना, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति कोई रिसर्च करता है, कोई मॉडल बनाता है, कोई कार बनाता है, तो वो इसमें शामिल पहले नहीं था। क्या होता था, अगर आप कोई चीज बनाते हैं, आप देखते भी होंगे कई लोगों ने कोई इस तरीके की कार बना ली, उस तरीके की, तो मॉडिफिकेशन करके जो कारें बनाते हैं, या लोग अपने तरीके से कारें बनाते हैं, उनको इसमें शामिल कर लिया गया है ताकि लोग क्या है, विकास हो सके, गाड़ियों का कोई अच्छा विकल्प आ सके। तो एक तरीके से ये खोज है। ये क्या है? खोज की बात कह रहा है कि जो बच्चे लोग खोज गाड़ी के संबंध में करते हैं, वो गाड़ी वगैरह बनाते हैं, डिजाइन वगैरह करते हैं, उसको अपने तरीके से बनाते हैं, तो ये इसमें शामिल कर दिए ताकि वैलिड हो जाए। अब जब वो खोज करेंगे, बनाएंगे, तो कुछ समय के लिए उसका ट्रायल भी लेना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता था, दिक्कत आती थी, जब वो ट्रायल लेते थे, पुलिस वाले वगैरह पकड़ लेते थे। तो ये थोड़ा इसमें जोड़ा गया कि इस तरीके की खोजें भी इसमें शामिल की जाएंगी। जब आदमी ट्रायल पीरियड में करता है, गाड़ियां बनाता है, तो वो इसमें शामिल की गई है। ठीक है, 2B में। बाकी का जो है अपन कल पढ़ेंगे। ये आपकी परिभाषा है, बाकी अध्याय 2 है जो है कल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 8:30 बजे वाला बैच में मिलेंगे। ठीक, चलिए।